Good evening, friends. Today I am discussing Wordsworth as a critic. वर्ड्सवर्थ एक पोएट तो थे, पोएट के साथ साथ एक क्रिटिक भी थे। तो एज ए क्रिटिक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फेमस वर्क है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वाज एडेड to lyrical ballads. Lyrical ballads was a collection of poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. जब सेकेंड एडिशन आया लिरिकल बैलेड्स का तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएटिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चैप्टर प्रोज में लिख करके जोड़ दिया और उस चैप्टर का नाम पड़ा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स की डेट जब पूछी जाए तो आप लोग 1800 बताएंगे। क्या खास बातें हैं इसमें? तो इसमें पहली बात तो वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की डेफिनेशन दी है। क्या परिभाषा दी है? कई परिभाषाएं हैं जिसमें से छोड़ करके कुछ पैसेजेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इन्होंने ये कहा था कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट गेट्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It gets its origin from the emotions recollected in tranquility. एक जगह पे कहा था Every great poet is a teacher. I wish either to be considered as a teacher or as nothing. यानी हर ग्रेट पोएट एक टीचर होता है। मैं चाहता हूँ कि मुझको भी लोग टीचर के रूप में पहचाने या फिर कुछ नहीं, या तो मैं टीचर हूं या फिर कुछ नहीं। लैंग्वेज के बारे में इसी बुक में कहा था कि लैंग्वेज यूज्ड बाय द कॉमन मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। उन्होंने कहा था कि कॉमन मैन की लैंग्वेज ही पोएट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर उनका ये कहना था कि देखिए पोएट्री और प्रोज की लैंग्वेज में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इन्हीं वर्ड्सवर्थ की परिभाषा को कॉलरिज ने डिनाई किया था। जबकि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जब लिखा था तो उन्होंने कॉलरिज से सजेशंस लिए थे और कॉलरिज के सजेशंस के अकॉर्डिंग ही लिखा था, लेकिन बाद में कॉलरिज ने परिभाषा बदल दी, यानी वर्ड्सवर्थ की परिभाषा से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा पोएट्री इज प्रॉपर वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी प्रॉपर वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में लिखे जाएं वही पोएट्री होती है। ऐसा नहीं कि कॉमन मैन की लैंग्वेज को हम पोएट्री मान लें। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि पोएट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोई विशेष जगह से नहीं लाना है, कॉमन लोगों की लाइफ से लाना है। यानी कि वर्ड्सवर्थ चोज हम्बल एंड रस्टिक लाइफ एज द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री। पोएट्री की थीम जो है हम्बल और रस्टिक लाइफ होनी चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। उन्होंने ये भी कहा था कि पोएट्री का मेन पर्पज है प्लेजर देना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू गिव प्लेजर। उन्होंने ये भी कहा था कि पोएट कोई नई दुनिया से, अलग दुनिया से नहीं आता है। पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। और उन्होंने कहा था कि पोएट्री लिखने के लिए नेचर से थीम लेना जरूरी है। तभी उन्होंने कहा था कि पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। पोएट्री मैन और नेचर की इमेज को निखारती है। पोएट्री को उन्होंने नॉलेज की सबसे अच्छा माध्यम माना था, अच्छा इश्यू माना था। उन्होंने कहा था कि पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, जैसे स्कॉट जेम्स ने।
उन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ डिस्कार्ड्स अरिस्टोटलियन डॉक्ट्रिन। फॉर हिम प्लॉट और सिचुएशन इज नॉट द फर्स्ट थिंग, इट इज फीलिंग दैट मैटर्स। उन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ ने अरिस्टोटल के विचारों को नहीं माना था। उनका कहना था कि अरिस्टोटल ने नेचर को सबसे ऊपर स्थान दिया था और अरिस्टोटलियन जो साइंटिफिक रूल्स थे उनको डिनाई किया था। टी.एस. इलियट ने भी कंडेम किया है वर्ड्सवर्थ को। टी.एस. इलियट ने कहा था वर्ड्सवर्थ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी एज बीइंग ए लेस इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग पोएट्री। टी.एस. इलियट का कहना था कि जो वर्ड्सवर्थ कहते थे कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट गेट्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। तो कहा जो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी है ये कम इफेक्टिव तरीका है पोएट्री लिखने का। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज ए मिस्टिक पोएट, ही वाज ए पैंथीस्ट। कैजामिया के अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ एक पैंथीस्ट थे। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को स्पिरिचुअलाइज किया था और सबसे खास बात है वर्ड्सवर्थ सबसे अधिक रूसो से प्रभावित थे। डी क्विंसी का कहना था वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, यानी डी क्विंसी के अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ के ब्लड में नेचर के प्रति पैशन थी। गैरड ने भी तारीफ की है वर्ड्सवर्थ की और गैरड कहते थे वर्ड्सवर्थ वाज ए रियल मिस्टिक ऑफ नेचर। स्टॉपफोर्ड ब्रूक एक क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में अपने विचार देते हुए कहा था कि वर्ड्सवर्थ वाज एज मच इफ नॉट मोर द पोएट ऑफ मैन एज ऑफ नेचर, यानी मैन के भी उतने ही पोएट हैं, नेचर के भी उतने ही पोएट हैं, बराबर हैं। मैन और नेचर में बैलेंस बना करके वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। लिग्वी एक हुए हैं, लेगोइयस कह सकते हैं उन्हें। वो कहते थे वर्ड्सवर्थ मस्ट बी प्लेस्ड बाय द हिस्टोरियन अमंग द न्यूमरस सन्स ऑफ रूसो। वर्ड्सवर्थ को कवियों के बीच में रूसो के पुत्र के रूप में रखा जाना चाहिए। हु फॉर्म द मेन बटालियन ऑफ द रोमांटिसिज्म। उन कवियों में से हैं जिन्होंने रोमांटिसिज्म की मेन बटालियन की संरचना की थी। एक बार फिर लिग्वी का कोटेशन में बता रहा हूं आपको, वर्ड्सवर्थ must be placed by the historian among the numerous sons of Rousseau who formed the main battalion of the Romanticism। वाल्टर रेले का क्या विचार था वर्ड्सवर्थ के बारे में, मतलब क्रिटिक्स का क्या विचार था वर्ड्सवर्थ के बारे में। रेले कहते थे इट इज बाय द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव गिफ्ट दैट वर्ड्सवर्थ sees man in her मतलब in nature's surroundings, his men are the spirits of the earth। उसके जो मैन हैं वो धरती के लोग हैं, स्ट्रेंज नहीं है, आउटलैंडिश। मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा था कि वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी एक इल्यूजन है। जे.एस. मिल कहते थे, जे.एस. मिल ने बहुत तारीफ की वर्ड्सवर्थ की। जे.एस. मिल एक इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, एक राइटर भी थे लिटरेरी। कहते थे कि व्हाट मेड वर्ड्सवर्थ पोएम्स ए मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड वाज दैट दे एक्सप्रेस्ड नॉट मियर आउटवर्ड ब्यूटी बट स्टेट्स ऑफ फीलिंग्स एंड ऑफ थॉट कलर्ड बाई फीलिंग्स। तो एक तरीके से वर्ड्सवर्थ की पोएट्री मेडिसिन का काम करती है। और कॉलरिज भले ही वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डेफिनेशन का विरोध करते थे, फिर भी कहते थे कि वर्ड्सवर्थ लाइफ वाज ऑगस्ट एंड मोस्ट इनोसेंट। ऑगस्ट के मतलब रिस्पेक्टेबल। एक जगह पे मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है कि आई फर्मली बिलीव दैट द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज आफ्टर दैट ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन
undoubtedly the most considerable in our language from the Elizabethan age to the present time। यानी मैथ्यू आर्नल्ड के हिसाब से शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं पोएटिक पावर के, एलिजाबेथन पोएट से लेकर के। ओलिवर एल्टन ने वर्ड्सवर्थ की तारीफ में कहा था, ही रीइंस्टॉल्ड द इटालियन सोनेट इन आवर पोएट्री आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डिसयूज एंड रिफाउंडेड इट्स ट्रेडिशन मोर फॉर्मली देन मिल्टन हिमसेल्फ हैड डन। यानी इटालियन सोनेट्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, मतलब मिल्टन से भी ज्यादा की थी। लेकिन आल्डस हक्सले कहते थे वर्ड्सवर्थ ने नेचर की तारीफ की है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ऐसे नेचर में रहते थे जो वाकई में बहुत ही अच्छा था। मान लो गर्मी वाली जगह पे रह रहे होते तो वहां पर वर्ड्सवर्थ की विचारधारा नेचर के प्रति बदल जाती। उन्होंने एक ऐसे लिखा था वर्ड्सवर्थ इन ट्रॉपिक्स, जिसमें हक्सले ने कहा था वर्ड्सवर्थ इज एक्वेंटेड विद द ट्रिम एंड पीसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड ही प्रेजेस देम। हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज वन साइडेड। नेचर का उन्होंने वन साइडेड स्टडी किया, यानी नेचर का उन्होंने फेरोसियस रूप नहीं देखा, वायलेंट रूप नहीं देखा, इसीलिए वर्ड्सवर्थ नेचर की तारीफ करते रहे। Whatever the matter be, but you can say Wordsworth was an unbiased poet of nature, and he was a great critic. His concept of, so we can say that his concept of nature and concept of poetry is indeed excellent. He is second to none in the history of nature studies. For him, nature is the literature of God. So this is enough for today, and I shall carry on for the next days too. Thank you everybody.